हेलो बच्चों। देखिए आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 9 है ये हमारा। देखिए जो पुरानी बुक थी उसमें ये चैप्टर नंबर 10 था। अब जो नई बुक है उसमें चैप्टर नंबर 9 है। इसका मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 2। हमने कल इसमें पढ़ा था रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी डेफिनेशंस थी, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास जो चीजें थी ये हम पढ़ कर आए थे, डायग्राम भी देख कर आए थे काफी। आज हम बात करेंगे उसी से आगे, प्लेन मिरर। अगर कोई स्टूडेंट नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड वीडियो को लाइक करते रहे। आइए करते हैं शुरू। देखिए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आखिर है क्या? मिरर तो आप जानते हैं नॉर्मली जिसके एक साइड में पॉलिशिंग हो रही हो और एक साइड से रिफ्लेक्शन हो। प्लेन वो मिरर जिसका एक सरफेस बिल्कुल प्लेन हो और जो दूसरी साइड है वहां पर सिल्वर कलर की पेंटिंग रहती है, सिल्वर की पेंटिंग रहती है और उसके ऊपर भी एक रेड कलर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। रेड होती है, ग्रीन होती है, ताकि सिल्वर हमारा खराब ना हो। ऐसा किस लिए किया जाता है? ये सिल्वर कोटिंग कैसे चढ़ाई जाती है? देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, अ मिरर विद परफेक्टली प्लेन सरफेस, जिसका सरफेस पूरा परफेक्टली प्लेन हो, whose one side is polished by silver paint, जिसकी एक साइड किससे पेंट हो रही है? सिल्वर के द्वारा। which is covered by a coating of red paint to protect silver layer, जो कि सिल्वर है वो रेड पेंट से कवर कर दिया जाता है ताकि सिल्वर पेंट क्या रहे, बचा हुआ रहे। क्योंकि आप देखते होंगे चांदी जो होती है यानी सिल्वर जो होती है उसे चांदी कहते हैं, टाइम के साथ काली पड़ती है तो उसे बचाने के लिए पेंट कर देते हैं। अब आपने देखा होगा जो घर पर मिरर्स होते हैं, आप उन पर देखोगे आपका चेहरा दिखेगा, एक बार उसमें फेस देखिए। एक बार किसी बड़े मॉल्स वगैरह या बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं कपड़ों की, वहां पर जो शीशे लगे हुए रहते हैं मिरर्स, उनमें अपना फेस देखिए। आपको नजर आएगा कि आपका चेहरा कहाँ पर ग्लो करता हुआ दिखेगा, कहाँ पर साफ दिखेगा, बिल्कुल एकदम क्लियर ही। तो आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वहां पर जो मिरर लगे रहते हैं उन पर आप ये जो भी देखता है पर्सन वो बिल्कुल एकदम साफ दिखता है। ऐसा क्यों? हमारे घरों पर जो मिरर्स होते हैं वो सस्ते मिरर्स होते हैं और उस पर ठीक तरीके से पेंट नहीं किया, पर दुकान पर जो होता है वो महंगे मिरर्स होते हैं, उन पर सिल्वर ठीक से पेंट किया जाता है, इसलिए वहां पर जो इमेज दिखती है वो बिल्कुल क्लियरली दिखती है। तो आप देखेंगे, आप देख सकते हैं, घर पर फोटो देख लीजिए एक बार अपनी मिरर में देख लीजिए खुद को, और एक बार बड़े बड़े मॉल्स में देख लीजिए, आपको लगेगा वहां पर ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। अब बात करते हैं, देखिए प्लेन मिरर की बात होगी। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है इसको हमें देखना है। पॉइंट्स में आते हैं कि प्लेन मिरर की इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि कैसी इमेज बन रही है, क्या साइज बन रहा है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले इमेज बनाना हम सीखेंगे, उसी से तो पॉइंट्स निकाल पाएंगे। तो प्लेन मिरर की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास में है एक प्लेन मिरर, ये इस साइड को पेंट हो रही है, प्लेन मिरर। इसके बीच में से सेंट्रल लाइन मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हम डिनोट जो करते हैं ए बी, इस तरीके से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट को। आप ध्यान रखें क्योंकि आगे यही चीजें यूज होंगी। अब देखिए सबसे पहली रे तो बहुत सारी लिख लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट से, लाइट रेज जो लिख रहे हैं बहुत सारी लिख रही। तो मान लीजिए इससे एक लाइट रे निकलती है जो पैरेलल जाती है। अब आप एक चीज बताइए, इस पॉइंट पर आई है रे, इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाएंगे तो यही नॉर्मल बनेगा। दोनों के बीच एंगल, दोनों एक के ऊपर एक है तो कैसा एंगल रहेगा? 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0। तो लाइन, ये वाली जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट क्या चली जाएगी? वापस। एरोस का ध्यान रखिएगा किस साइड कौन से एरोस बना रहे। ये लाइन गई नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल था तो इसलिए सेम वापस चली।
अब मान लीजिए एक लाइट रे जाती है यहां से इस पॉइंट की तरफ, ये देखिए ये लाइन गई, यहां पर नॉर्मल बनेंगे इस सरफेस की, ये नॉर्मल, ये क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेम एंगल बनाते हुए लाइट रिफ्लेक्ट भी तो होगी नॉर्मल से दूर। ये देखिए ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और लाइट रे किधर गई। अब आप एक चीज देखेंगे, लाइट रे आई यहां से वापस जा रही है, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये कभी इधर जाते हुए मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगे, तो एक्चुअली में मीट नहीं कर। बट आप एक चीज देखिए, अगर इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये लाइन आगे जाके बढ़ जाएगी, मिल जाएगी। तो ये अपियर्स टू मीट होंगी, यानी लगे दिख रही है हमें कि आगे जाके कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, तो इन्हें अपियर्स टू मीट कर देते हैं। देखिए जब भी हम इधर लाइट रे नहीं जा सकती पॉलिश में, तो हम इन्हें डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ये इस पॉइंट पर आकर मिली है, इस पॉइंट पर बन जाएगी हमारी इमेज। अब जो इमेज बनती है उसको लिखते हैं ए डैश बी डैश, और यहां पर क्या लिखेंगे, इमेज। ये थी हमारी प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहां से प्लेन मिरर से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यू से डिनोट करते हैं, यह होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसे वी से डिनोट करते हैं, यह होता है इमेज डिस्टेंस। तो ये थी हमारी प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, जब आप ये ड्रॉ कर लेंगे और ये नोट कर लेंगे। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार समझा दूं। सबसे पहले देखिए इमेज का नेचर क्या है। नेचर मतलब इमेज कैसी है, रियल है या वर्चुअल। अब रियल कब बनती है, जब लाइट रेस एक्चुअली मीट करती हैं। वर्चुअल कब बनते हैं, लाइट रेस अपीयर्स टू मीट करती हैं। तो ये अपीयर्स टू मीट हो रही है ना, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इरेक्ट। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, इमेज का साइज देखिए, दोनों का साइज बराबर है। दूसरा ये पॉइंट है, प्लेन मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर आती है। तीसरा पॉइंट, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज का मिरर होगा, बट किस साइड, अपोजिट साइड मिरर के। ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट होता है लेटरल इन्वर्जन, यानी जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है, वो मैं समझाऊंगा आपको अभी। बट आप ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस को एक बार समझिए। जब आप मिरर के पास जाएंगे तो आपको मिरर में जो इमेज है आपकी वो भी पास आती हुई दिखेगी आपको, और जब आप दूर जाएंगे तो इमेज भी उतना ही दूर जाती दिखेगी। तो ये है ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर रहते हैं, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाता हूँ। देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनती है। अब उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इमेज की प्रॉपर्टीज या वो कुछ पॉइंट्स हैं उसी से रिलेटेड। सबसे पहला मैंने आपको बताया तो इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल यानी कि हमें जो इमेज है वो अपने आप नहीं बनती, हमें दिखती है कि इमेज बन रही होगी। ये दो लाइट रेस ऐसे अपीयर्स होती हैं कि वो मिल रही होगी बट एक्चुअली में मीट नहीं करती। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी मैंने आपको नहीं बताया, जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का साइज दिखेगा। आप एक काम करिएगा, अपने पेन को एक बार मिरर के सामने देख के चेक कर लीजिएगा, जो आपके पेन का साइज होगा वही आपको इमेज में दिखेगा। उसके बाद द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब है जो इमेज है मिरर के पीछे, फार मतलब होता है दूर, मिरर के पीछे उतनी ही दूर बनेगी एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी जितना ही
मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के जितने ही दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे क्या बनेगी, इमेज। नंबर 4, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। ये 4 वाला पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। लेटरल इन्वर्जन ये एक ऐसा फेनोमेनन है, ऐसी चीज है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज में लेफ्ट नजर आती है और ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड इमेज में राइट नजर आती है। तो द फेनोमेनन इन विच राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट टर्न्स इनटू लेफ्ट साइड एंड वाइस वर्सा। जो ऑब्जेक्ट की राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट हो जाती है एंड वाइस वर्सा का मतलब है लेफ्ट क्या हो जाएगी, राइट। आप मिरर में देखिएगा, अपने राइट हैंड हिलाकर देखिएगा और इमेज का चेक करिएगा, इमेज जो दिखती है उसका इधर वाला ही हाथ हिलता दिखेगा। बट आप एक बार इमेज की जगह खुद को रखकर देखिए कौन सा हाथ दिख रहा होगा, लेफ्ट वाला। तो हमारे जो राइट हैंड है वो इमेज में क्या बन जाता है, लेफ्ट। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, आपने देखा होगा एम्बुलेंस पर जो लिखा रहता है वो उल्टे वर्ड्स में लिखा रहता है एम्बुलेंस। जो वर्ड होता है एम्बुलेंस वो किस तरीके से लिखा रहता है, वो लिखा रहता है ये एम्बुलेंस उल्टा। ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए, एक गाड़ी है उस पर एम्बुलेंस, उसके सामने जो गाड़ी होती है उसका रियर व्यू मिरर होता है जो ड्राइवर के आगे ऊपर की साइड लगा रहता है। उस मिरर में अगर वो एम्बुलेंस वर्ड दिखेगा, उल्टा लिखा है, मिरर उसको और उल्टा करेगा तो वो सीधा हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा, क्लियर दिखेगा और वो गाड़ी उसे रास्ता दे दे। अब देखिए प्लेन मिरर के द्वारा अगर आपको ऐसे पता करना है कि हम इस वर्ड को लिखे कैसे, तो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर वर्ड लिखा है एम्बुल, सिंपल वर्ड्स लिख देता हूँ। मान लीजिए इसको आपकी इमेज बनानी है प्लेन में, जो मिरर के पास वाली साइड होती है पास बनती है, दूर वाली होती है तो दूर। लाइन बनाइए, ये पास इधर की साइड है मिरर की तरफ है तो इसे मिरर की तरफ बना दिए। ऐसे ही वर्ड एम्बुलेंस, अगर आपसे ये वर्ड नहीं बन पाता है किसी भी वजह से तो आपको जस्ट पेज पर बनाना है, उसके पीछे लिखिए एम्बुलेंस कैपिटल में, उसको पीछे की साइड से देखिए आपको उल्टा ही दिखेगा, सेम ऐसा लिखा होगा। तो आपके पास कई तरीके के हैं इस वर्ड को लिखने के। ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन एंड प्लेन मिरर, जिसके हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब बात करेंगे हम इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है जिसे कहते हैं क्लॉक प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर आपके सामने घड़ी है, आप घड़ी को देख रहे हो मिरर के सामने रख के, घड़ी पर नंबर्स नहीं लिखे हुए, सिर्फ लाइंस खींची हुई है वो 6 12 3 वाली, घड़ी में जो इमेज बनेगी उसमें क्या टाइम दिखेगा, ये वाली प्रॉब्लम जो है ये वैसे 11th या 12th क्लास से आती हैं। बट आज के टाइम पे जो 9th और 10th के जो पेपर्स वो 11th 12th स्टैंडर्ड्स के आते हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में पेपर्स में काफी चेंज हुआ, तो इसलिए मैं आपको वो कराऊंगा जरूर। और ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए अगर आप डायग्रामेटिकली सोचने लगे, डायग्राम बनाने लगे, आपका बहुत दिमाग खराब, बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा उस चीज की, आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब बात करते हैं क्लॉक प्रॉब्लम्स की। मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक घड़ी है, ये मान लीजिए इसमें जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6, 6 नहीं, मान लीजिए इसमें बज रहे हैं आपके 9, नहीं 8 बज रहे हैं। और ये बड़ी सुई, ये हावर्स वाली सुई, ये मिनट वाली। आपने इसको मिरर के सामने रखा और आपसे बोला जाए जो इमेज बनेगी उसमें टाइम क्या होगा। देखिए उसके लिए, इमेज के लिए आपको फिर से घड़ी बनाकर देखना होगा। ये सबसे पहले इमेज देखिए, ये 3
ये वाली ये पास तो ये पास। अब देखिए हाफ पर आई है, हाफ से ऊपर की साइड एक सुई जा रही है बड़ी, हो गई। आधे से ज्यादा की साइड इधर की साइड सुई जा रही है, किधर जा रही है, इधर पास वाली की साइड, तो ये वाली सुई कहाँ जाएगी, यहां पर जाएगी या नहीं जाएगी। इमेज में दूर वाली चीज दूर बनती है, पास वाली चीज पास बनती है। तो इसमें टाइम देखिए 3 और 1 4, इसमें 4 बज रहे हैं और इसमें कितने बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। बट ऐसा आप क्या हर बार डायग्राम बनाकर देखेंगे, मान लीजिए मिनट्स भी दे रखे तो डायग्राम बनाकर देखेंगे, नहीं। उसके लिए क्या करना है मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट टाइम है वो ए हावर्स है, एच मीन्स हावर्स। जैसे इसमें था 8 बज रहे हैं यानी 8 घंटे, सिर्फ घंटे दे रखे, मिनट्स नहीं दे रखे, कोई सेकंड नहीं दे। जो इमेज टाइम होगा वो होगा 12 माइनस ए आवर्स। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर 8 बज रहे थे, 12 में से 8 गए 4, कितने बज रहे हैं 4, हो गया ना इसी आपके लिए। सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर पुट करना है। और देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है कहाँ पे, एमसीक्यू में आता है, तो क्या आपको वहां पर बनाकर दिखाना है, नहीं। एमसीक्यू में आपको लगाना है टाइम बचाना है। नंबर 2, अगर आपको घंटे के साथ साथ मिनट्स भी दे दी जाए, यानी कि ए आवर और बी मिनट्स, एम मिनट, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए ये ए आवर है, सिर्फ आवर आवर है तो 12 में से माइनस, और अगर मिनट भी है तो इसे माइनस करना है 11 में से ए आवर, और मिनट टोटल कितनी होती है 60, तो 60 माइनस बी मिनट, यानी कि 11 में से तो घंटे घटा माइनस करने और 60 में से मिनट। अब मान लीजिए टाइम हो रहा है आपका 8:15, 11 में से 8 गए 3 और 60 में से 15 गए 45, जो आपका टाइम दिखेगा वो दिखेगा 3:45 इमेज में। उसके बाद बात करते हैं, अगर सेकंड्स भी दे रखे हो, सेकंड्स वाला वैसे देता नहीं है, बट मान लीजिए आपका नसीब खराब हुआ और आ गया तो आप कर सकें, पर जिन्होंने सीखा नहीं होगा तो उनका तो नसीब ही खराब होगा। तो देखिए ए आवर्स, बी मिनट, सी सेकंड, इस केस में क्या किया जाएगा, टाइम से यही रहेगा 11 माइनस ए आवर, बस ये 60 की जगह 59 यानी 59 माइनस बी मिनट हो जाएगा, और लास्ट वाला 60 माइनस सी सेकेंड। यानी कि अगर आपको आपको जो पूरी काउंटिंग होती है वो सबसे लास्ट में लेनी, उससे पहले एक एक कम लेनी। 11 माइनस ए आवर, 59 माइनस बी मिनट, 60 माइनस सी सेकेंड। इस तरीके से आप क्लॉक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते। ये थी हमारी क्लॉक प्रॉब्लम्स। इसके बाद बात करते हैं एक, देखिए आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है उस प्लेन मिरर में, तो मिरर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था आपके सीबीएसई बोर्ड में, तो वो सोचते हैं। देखिए अगर आपको पूरी इमेज देखनी तो जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका आधा या आधे से ज्यादा मिरर की लेंथ होनी चाहिए, यानी लंबाई। तो देखिए टू सी द complete image of an object, the length of plane mirror should be half the height of object। यानी कि जो प्लेन मिरर होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट की हाइट के आधा होना चाहिए। शुड भी का मतलब है आधा तो होना ही चाहिए, आधे से कम नहीं चलेगा, आधे से ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 6 मीटर, तो प्लेन मिरर कम से कम कितना होना चाहिए, 3 मीटर हो तो इमेज पूरी दिख जाएगी। 3 से ऊपर कितना भी हो, 2 मीटर, 3.2 मीटर हो, 3.3 मीटर हो तो भी इमेज दिख, बट अगर 2.9 मीटर भी हुआ तो कंप्लीट इमेज नहीं दिखेगी।
तो आपका ये था प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे, यहाँ पर प्लेन मिरर आपका होता है खत्म। बात करते हैं अब हम स्फेरिकल मिरर्स। देखिए स्फेरिकल मिरर, अब स्फेरिकल मिरर आखिर होता क्या है? द मिरर whose या in which reflecting surface is curved is called spherical mirror। स्फेरिकल मिरर यानी कि वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी जहां से रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए? कर्व्ड। और कर्व आप जानते हैं कैसा होता है? घुमावदार, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसा सरफेस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ही उसे माना जाएगा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर्स होते कितने तरीके के हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, आप इसे नोट कीजिए। पहले देखिए बच्चों, हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनकेव मिरर, या इस मिरर को दूसरा नाम दिया जाता है कन्वर्जिंग मिरर। देखिए मिरर में नेम अलग होते हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, लेंस में अलग होते हैं, तो आपको स्पेशली ये ध्यान रखना होगा। कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब कनकेव मिरर होता कौन सा? द स्फेरिकल मिरर इन विच reflecting surface is inner curved surface is called concave mirror। ऐसा कर्व्ड या ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका अंदर वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, उसे कहा जाएगा कनकेव मिरर। अंदर वाला यानी कि मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है, इसमें बाहर की साइड तो पॉलिश हो रही है, अंदर की साइड कौन सी होगी? ये वाली। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला। बाहर की साइड क्या हो रही होगी? पॉलिशिंग। तो इस सरफेस को क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस। और ये कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। पहला डायग्राम क्लियर, पहला मिरर क्लियर। अब देखिए इसमें आपको एक क्लियरेंस और देनी है, जरूरी नहीं ऐसा ही हो। अगर इस तरीके वाला इस साइड वाला सरफेस हुआ और ये फिर भी बाहर साइड पॉलिशिंग हुई और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर का ही तो रहेगा, तो ये भी एक कैसा है? कनकेव मिरर। देखिए मोस्टली बच्चों को शायद याद भी होगा, बट मैं भी बता देता हूँ। केव होता है गुफा। हाथ को ऐसा करें, ये अंदर की साइड है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है तो उसे कहा जाता है कनकेव मिरर। नंबर 2 है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। द स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। मान लीजिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्फेरिकल मिरर ही लेते हैं, वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो? बाहर वाला कर्व्ड सरफेस। बाहर वाला तो इसमें पॉलिश किस साइड होगी? अंदर की साइड। तो इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, ये पॉइंट भी लिखा हुआ है इसी में। अंदर साइड पॉलिश्ड है तो ये पॉलिश्ड सरफेस, और बाहर साइड क्या है हमारी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमारा कॉन्केव मिरर कौन सा होता है? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला कर्व सरफेस हो। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला कर्व्ड सरफेस। ये थे हमारे दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स। अब इसके बाद बात करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं।
तो आप इसे नोट कीजिए। ये इजीएस्ट टॉपिक है, आपको सिंपली डायग्रामेटिकली समझना, स्टेटमेंट आप लिख भी सकते हैं। जिसको नहीं लिख सकते, जो नहीं लिख पाते, उनके लिए मैं स्टेटमेंट्स लिख देता हूं। तो आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद बात करेंगे आगे की। देखिए बच्चे, अब बात करते हैं मुझसे आगे की, जिसमें हमारे पास काफी सारी चीजें हैं। पहले हम उन्हें डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे एक एक करके। देखिए, यह हमारे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉनकेव मिरर है, ये पॉलिश्ड सरफेस है इधर वाला। आप जानते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो ये पूरा, जो ये भी होता है मिरर पार्ट एम एन, यानी कि वो स्फेरिकल मिरर, जो मिरर जिसका जितना ये पार्ट है, इसे अपर्चर कहा जाता है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर हाफ, इस पॉइंट को कहा जाता है पोल। इसे डिनोट करते हैं पी से। अभी देखिए, ये पूरा एक कर्व होगा, आप जानते पूरा कर्व होगा। अगर इसको कर्व, इसका कोई एक सेंटर तो होगा, स्क्वायर बनेगा तो इसका जो सेंटर होगा, मान लीजिए सेंटर बनता है इसका यहां सी, इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट क्लियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला पोल, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ये स्ट्रेट लाइन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली, इसे एक नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, इतना क्लियर है आपके लिए। इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस अपर्चर के सेंटर पॉइंट को पोल कहा जाता है। इन दोनों के बीच में, या आप देख सो, एक स्फीयर, सेंटर और यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इसे आर से डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये चीज के लिए यार आपको सेंटर से लेकर यहां तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है जहां पर इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेस आकर मिलती है। उस पॉइंट को कहा जाता है, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। इतना क्लियर। ये डिस्टेंस बराबर होती है क्योंकि इन दोनों का ये सेंटर पॉइंट होता है फोकस। अब फोकस से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है, इसे एक डिस्टेंस बोला जाता है जिसे कहते हैं फोकल लेंथ, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। देखिए, नोटेशन आपको ध्यान रखनी है, एफ से, कैपिटल एफ से फोकस, स्मॉल एफ से फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, फोकस और पोल के बीच की दूरी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स। देखिए, ये स्फेरिकल मिरर ये है, तो इसका सेंटर तो इधर साइड होगा। तो मान लीजिए इसका सेंटर है यहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस तो यही होगी। बीच में मान लीजिए इसमें एक क्या है, फोकस। यहां से यहां तक की दूरी क्या है हमारी, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। और यहां से पूरी जो दूरी है यहां तक की, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये एम और एन, ये है हमारे अपर्चर। इतना क्लियर आपको। दोबारा सुनिए, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसके सेंटर पॉइंट को पोल, इसका जो सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। बीच का सेंटर पॉइंट फोकस, फोकस और पोल के बीच की दूरी फोकल लेंथ। ये कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये है। आपको दोनों का याद रखना, किस साइड सेंटर होता है, कहां फोकस होता है। तो ये दोनों आपको क्लियरली याद होने चाहिए। अब इन्हीं चीज को वर्ड्स में, स्टेटमेंट्स में कैसे लिखें। पहले बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो मैंने आपको समझाया वही लिखा जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, एक सीधी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ती है।
तो द लाइन joining the pole and center of curvature of spherical mirror is called principal axis। यानी वो लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े उसे ही क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं नंबर 2, पोल। पोल क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट है। तो द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसे क्या कहा जाता है, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और पोल को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल पी से। इसके अलावा और जितने भी स्टेटमेंट है वह वो आपको अभी लिखूंगा, आप दोनों डायग्राम्स को क्लियरली लिखें, क्लियरली ड्रॉ करें और इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी लिखिए जल्दी से। अब बात करते हैं हम नंबर 3, अपर्चर। देखिए अपर्चर बोला जाता है इसे, जो था mm। विड्थ, इफेक्टिव डायमीटर, इस ये जो वर्ड्स होते हैं कुछ बीच बीच में इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव डायमीटर जो विड्थ होती है ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी इफेक्टिव डायमीटर कहे या फिर क्या कहे, विड्थ इज कॉल्ड अपर्चर। जो उसकी विड्थ होती है यानी मोटाई जो होती है या फिर चौड़ाई जितनी भी है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसे ही अपर्चर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है क्या, तो सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। वो स्फीयर जिसका हमारा मिरर जो है वो एक पार्ट है, स्फीयर है, उसको काट के पार्ट बनाया है, उसका सेंटर तो होगा, उसी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नंबर 5, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही सेम चीज, जिस स्फीयर का मिरर पार्ट है उस स्फीयर की जो रेडियस होती है उसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे, बेटर लगे, वो आप लिख सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे। दूसरी मैंने आपको बताया था जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को कहा जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं नंबर 6, फोकस। फोकस होता है द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट where all parallel light rays actually meet or appears to meet after reflection। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो पैरेलल लाइट रेज आई, रिफ्लेक्शन हुआ उनका, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एक्चुअली मीट, जहां पर जाकर खुद मिल रही या हमें लग रहा है कि मिलेंगी, appears to meet, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। फोकस कहाँ होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर। और किस तरीके से फोकस पता करते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा। अगला पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी फोकस जो है, नहीं, फोकल लेंथ जो है, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे ही कहा जाता है फोकल लेंथ। अब देखिए, अब बात करते हैं फोकस कैसे पता करें एक स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव का कॉन्वेक्स, आप इसको पहले नोट कीजिए ठीक तरीके से। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं हम फोकस कैसे पता करें, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर दोनों का। फोकस मैंने क्या बताया था, जहां पर दो पैरेलल लाइट रेज आकर या तो एक्चुअली मीट करे या अपीयर्स टू मीट हो, इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद। तो पहले देखिए पैरेलल लाइट रेज कहां से आते हैं, इनफाइनाइट से। आप भी जानते हैं इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रेज आती हैं, एक एक पैरेलल लाइट रे आती है, इस पॉइंट पर आई, ये इंसिडेंट। अब एक चीज सोचिए, जिस पॉइंट पर आते हैं उस पॉइंट पर नॉर्मल बनाते हैं। अब नॉर्मल कैसे बने, एक चीज याद रख लीजिए, कभी भी सर्कल हो या स्फीयर, जो सरफेस के नॉर्मल बनता है वो सेंटर से सीधी लाइन बना दीजिए, नॉर्मल बन जाता है। ये आप 10th चैप्टर में मैथ के थ्योरम भी होती है उसे ही पढ़ेंगे, बट अब मैं आपको बता रहा हूं, सेंटर से सीधी लाइन बना दीजिए उस पॉइंट पर, वो बन जाता है आपका नॉर्म। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन बना दीजिए उस पॉइंट के लिए, वो बन जाएगा आपका
नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल, जो एंगल लाइन बनाकर आई है वही एंगल लाइन बनाते हुए वापस चली जाएगी। और ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से गई। अब लाइट रे आई कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर कट कर रही है या कहां पर मिल रही है, फोकस पर। तो इसी पॉइंट को कह दिया जाता है फोकस। अब बात करते हैं इसकी, और देखिए अगर आपको कन्वर्जिंग नेचर शो करना आ जाए कि लाइट कैसे कन्वर्ज करता है, सोचिए दूसरी लाइट रे लाइए इनफाइनाइट से पैरेलल, जहां पर आती है लाइट रे इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल। यहां से लाइट रे टकराने के बाद फिर वापस जाएगी इस पॉइंट से होते हुए। अब आप देखिए मिल कहां रही है, यहां पर, तो यही क्या हो जाएगा, फोकस। तो हम शो कैसे करें कन्वर्जिंग नेचर किसका, कॉन्केव मिरर का। यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट भी समझाया था। कन्वर्ज क्या होता है, जब बहुत सारी लाइट रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाए, दो लाइट रेज थी फोकस पर आकर मिल गई, यह है कन्वर्जिंग नेचर। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रे आती है, जिस पॉइंट पर आई है उस पॉइंट से एक सीधी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से बनाइए, क्या बन जाएगा हमारा, एक नॉर्मल। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए क्या लाइट रे इधर तो जाएगी नहीं, क्या लाइट रे इधर जाएगी, नहीं, नॉर्मल की साइड से होते हुए जाएगी। इधर तो नॉर्मल, नॉर्मल इधर तो इधर से होते हुए जाएगी। बढ़ जाएगी कैसे, आप भी देखिए, जितना एंगल इधर बना है वही एंगल यहां से बने। इस तरीके से लाइट रे जाएगी, और ये एंगल जो बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आप इस लाइन को देखिए, पीछे की साइड मिलाएंगे तो ये जाकर कहां पर मिलेगी, फोकस से। देखिए लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, स्केल नहीं चल सकता है इस पर बोर्ड पर, बट आप घर पर बनाएंगे तो स्केल का यूज करके बनाइएगा, जिससे कि डायग्राम क्लियर बने। अब लाइट रे गई किधर, इधर। एक ऐसे ही इधर से लाइट रे जाएगी, वो भी सेम ऐसे ही फोकस से होते हुए निकल जाएगी, बट एक्चुअली में किधर जाएगी, इधर। और नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप यहां से बना लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये नॉर्मल। तो वो पहला नॉर्मल या फिर एन ही लिखिए, नॉर्मल, इस तरीके से। बट आप देखिए दोनों लाइट रेज यहां है, लाइट रे देखिए ये यू जा रही है, यू जा रही है, पॉइंट यहां से यू करके जा रही है, मतलब दूर फैल रही है, तो कैसा नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। तो फोकस कैसे निकालते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। आप इसे कॉपी पर अपने रजिस्टर पर अच्छे से स्केल का यूज करके बनाएंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। आप वीडियोस को देखते रहें, अच्छे से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, इसमें कुछ समझ नहीं आता, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।